जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट। हर्बर्ट 1776 ओल्डनबर्ग जर्मनी में पैदा हुए। उनके पेरेंट्स काफ़ी वेल एजुकेटेड थे, जिसकी वजह से उनकी अर्ली एजुकेशन भी उनकी मदर ने ही अकम्प्लिश करवाई। वो काफ़ी ज़्यादा बच्चे इस तरह से थे कि उन्होंने जो अर्ली लाइफ में, अर्ली चाइल्डहुड में ही काफ़ी स्पिरिचुअल सब्जेक्ट से रिलेटेड उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है। और जेना यूनिवर्सिटी में उन्होंने एडमिशन लिया, वहाँ पे उन्होंने आइडियलिस्टिक एटमॉस्फेयर देखा और फिर उनकी जो आइडियोलॉजी बनती है वो आइडियोलॉजी ऑफ न्यू ह्यूमैनिज्म पे बेस करती है। हर्बर्ट ये कहते हैं कि जब आप एजुकेशन में स्पिरिचुअल वैल्यूज लेकर आते हैं तो ह्यूमन बीइंग्स उससे कनेक्ट हो जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है। उन्होंने 1799 में यूनिवर्सिटी ज्वाइन की और जो यूनिवर्सिटी कंप्लीट की, और फिर कंप्लीट करने के बाद उन्होंने 3 साल के लिए बच्चों के साथ कनेक्ट रहे। गवर्नर ऑफ स्विट्जरलैंड में उन्होंने बच्चों को ट्यूशन्स दी, ट्यूटर बने वहाँ पे, और उसी टाइम पे उन्होंने देखा कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मेंटल डेवलपमेंट और जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो किस तरह से काम करती है, और उसको हम किस तरह से उन एक्सपीरियंसेस को एजुकेशनल थीरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं और इनको एजुकेशनल थीरीज के थ्रू जो है वो बता सकते हैं। 1802 में वो लेक्चर्स देते रहे गॉटिंगम यूनिवर्सिटी में और फिलॉसफी पे, एजुकेशनल थीरीज पे, और 1809 में वो प्रोफेसर बन गए उसी यूनिवर्सिटी में, कुनिन्सबर्ग यूनिवर्सिटी में। यहाँ पे उन्होंने 1835 तक जो है वो काफ़ी ज़्यादा एजुकेशन को मोल्ड भी किया, मॉडिफाई किया, और उसमें साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिसेस में लेकर आए। उन्होंने कहा कि जो साइकोलॉजी है बच्चे की, जब तक आप उसको प्रैक्टिकली कंटेंट में नहीं लेकर आते, अपने लेसन्स में नहीं लेकर आते, तो वो उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। उसको टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। कुनिन्सबर्ग यूनिवर्सिटी में उन्होंने 2 फेमस बुक्स लिखी, साइंस ऑफ पेडागोजी और आउटलाइन ऑफ पेडागोजिकल थीरीज, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स भी कंडक्ट किए कि किस तरह से इफेक्टिव टीचिंग हो सकती है, ट्रेन टीचर्स कैसे हो सकते हैं, उनको आर्ट ऑफ टीचिंग किस तरह से आनी चाहिए, और वो सारी चीज़ें उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई, और 1841 में उनकी डेथ हो गई। हर्बर्ट की जो थ्योरी ऑफ आइडियाज़ है वो बेस करती है कि जो इंसान है वो अपने मेंटल सेंसेशन किसी ऑब्जेक्ट्स के साथ कन्फ्रंट कर देते हैं और फिर उसी तरीके से कॉन्शियस वे में उसको एप्रोप्रिएट करने के लिए उसकी तरह से ही बिहेव करते हैं। तो कुछ सिंपल एलिमेंट्स बताए गए हैं कॉन्शियसनेस के किस तरह से आइडियाज़ जो है हमारे कनेक्ट होते हैं। आइडियाज़ की कनेक्शन और आइडियाज़ को डिस्ट्रक्टिव बनाने के लिए बेसिकली ये कहते हैं बहुत मुश्किल होता है कि आप जो रूट आपके ज़हन में एक आइडिया है, आप उससे किस तरह से अलग हो सकते हैं और आप इसको किस तरह से चेंज कर सकते हैं। हमारी जितनी भी कम्युनिकेशन है वो बेस करती है कि कोई नई नॉलेज हम तभी सीखते हैं जब उससे रिलेटेड प्रीवियस नॉलेज हमारे पास होती है। हर्बर्ट इस चीज़ को इस तरह से क्लासिफाई करते हैं कि 3 तरह से आप आइडियाज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, सिमिलर, डिस्पैरेट और कॉन्ट्ररी। सिमिलर आइडियाज़ वो होते हैं कि जिसमें ऑलरेडी आपके पास कोई आइडिया था, उससे रिलेटेड आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन थी और उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे अब आपको नई इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, तो आप क्या करते हैं, उसको कनेक्ट करते हैं। कोई इवेंट आपके साथ पहले हो चुका है, अब आप दूसरा इवेंट जब होता है तो डेफिनेटली आप उसके साथ, वो सिमिलर इवेंट्स थे तो आप उसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं, और जब कनेक्ट हो जाते हैं तो वो एक नए आइडियाज़ बन जाते हैं और इजीली आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसी तरीके से डेस्परेट आइडियाज़ वो हैं जो कि बिल्कुल ही न्यू है, जो पहले कभी आपने सोचे नहीं थे या वो कभी आपके माइंड में नहीं आए थे, वो कभी उनकी कनेक्टिविटी नहीं थी, लेकिन वो जैसे कि नए आए हैं तो आप उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। कुछ आइडियाज़ ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल ऑपोज़िट होते हैं, कॉन्ट्ररी हो रहे हैं, लेकिन आप दोनों आइडियाज़ को कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ये देखें तो जिस तरह से आर्मी पब्लिक स्कूल में कोई ब्लास्ट हुआ था जो जब 2015 में, तो वो आप 16 दिसंबर को, अब कोई भी ब्लास्ट होता है और या किसी बच्चों के साथ कोई इवेंट होता है तो आप इजीली उसको वो कनेक्ट करते हैं, वो है सिमिलर आइडियाज़। जब आप कोई सिमिलैरिटी देखते हैं तो आप कनेक्ट कर लेते हैं। अब कोई ऐसे आइडियाज़ हैं जो कि टोटली डिफरेंट हैं, तो आप उनके साथ कनेक्ट नहीं कर पाते, आप ये कहते हैं कनेक्ट करने के लिए आप 2 ऑपोज़िट को भी लेकर आते हैं। कॉन्ट्ररी ये है कि बिल्कुल टोटली अलग है। अलग मीन्स कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि पॉज़िटिव थी और कोई चीज़ है ऐसी जो नेगेटिव थी, वो
वो जो इंसिडेंट हुआ था वो बच्चों के साथ वो नेगेटिव बॉम्ब ब्लास्ट का हुआ या टेरर अटैक का था। अब हम देख रहे हैं कि अगर कोई बच्चे ग्रो करते हुए नज़र आते हैं तो हम 2 ऑपोजिट्स को, कॉन्ट्ररी आइडियाज़ को आपस में मिलाते हैं और कहते हैं कि हम कोई चीज़ उसी बेस पे आइडियाज़ को एक्सेप्ट करते हैं, उसी चीज़ पे आइडियाज़ को मॉडिफाई करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। तो इट इज़ बेसिकली जो एक्सेप्टेंस है, रिजेक्शन है या मॉडिफाइंग है किसी भी आइडिया की, वो बेस करती है अपरसेप्शन पे, कि अब आपकी जो परसेप्शन है वो बेस करती है 3 तरह से, कि कोई आइडिया आपके पास ऑलरेडी था और अब उस पे आप कनेक्ट कर रहे हैं, या फिर वो नया आइडिया है सिरे से, या फिर उसकी कोई कनेक्शन है थी नहीं, या फिर कोई ऑपोजिट कनेक्शन हो जाती है, तो भी आप उसको कनेक्ट करके अंडरस्टैंड करते हैं। एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन है और फॉर्मल स्टेप्स हैं जो कि हर्बार्ट ने फॉर्मल स्टेप्स बताए हैं। एब्जॉर्प्शन इनटू क्लियरनेस एंड एसोसिएशन, कि जब आप कोई चीज़ कनेक्ट करते हैं, किसी भी चीज़ को आप कनेक्ट कर रहे होते हैं, तो वो उसमें ये होता है कि आप कुछ ना कुछ वो अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे टीचर्स का काम बहुत है एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन के, कि जब टीचर्स को कोई भी चीज़ बच्चों के लिए टीचर्स आइडियाज़ प्रेज़ेंट करते हैं, तो टीचर्स को वो ऑर्डर पता होता है कि कौन-सा कंटेंट पहले रखना है, कौन-सा आइडिया पहले रखना है, बाद में कौन-सा आइडियाज़ रखना है। अगर पज़ल्स रख रहे हैं, तो टीचर्स उनको अरेंज करती हैं, टीचर उनके ऑर्डर्स बनाती हैं और वन बाय वन उस पे वो काम करती हैं। जब लर्निंग बच्चों की हो रही होती है, तो बच्चे इसी तरीके से टू वे काम कर रहा होता है उनका माइंड, कि या तो वो उस कंटेंट को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं या फिर उसको रिजेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि हमें न्यू आइडियाज़ अंडरस्टैंड कराने के लिए बच्चों को कनेक्ट करना होगा प्रीवियस आइडियाज़ के साथ, और जब वो प्रीवियस आइडियाज़ उनको समझ आएँगे, जब वो उनको अंडरस्टैंड कर जाएँगे, याद कर लेंगे, उनको कनेक्ट करेंगे, उनके ज़हन में वो चीज़ आ जाएगी, तो फिर वो उसके साथ ईज़िली कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को एब्ज़ॉर्प्शन और नेक्स्ट को एसिमिलेशन कहा जाता है, जहाँ पे टीचर का काम ये है कि वो हार्मोनियस रिलेशनशिप क्रिएट करें कि आपका ऑलरेडी क्या अंडरस्टैंड किया हुआ था, अब हम इसको फर्दर किस तरह से लेके जा रहे हैं। और जो फॉर्मल हार्वर्ड के स्टेप्स हैं, उसमें उन्होंने कहा है कि आप कोई भी चीज़ उसको डिवाइड ऐसे करते हैं कि एब्ज़ॉर्ब करते हैं, क्लियर करते हैं और फिर एसोसिएट करते हैं। कोई चीज़ अंडरस्टैंड आपने कर ली, आपको टीचर ने कोई कॉन्सेप्ट बताया, जब टीचर ने आपको कोई कॉन्सेप्ट बता दिया है, अब आप उसको क्लियर करेंगे। क्लियर करने के बाद ही उसको एसोसिएट करते हैं। हार्वर्ड की जो साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन है, वो इस पे ये कहते हैं कि सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात ये है कि हर इंसान के लिए अंडरस्टैंड करना होगा कि एथिक्स एजुकेशन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। साइकोलॉजी उसको राइज देती है एजुकेशनल साइंस में, लेकिन एथिक्स को सबसे पहले एम ऑफ एजुकेशन होना चाहिए। एम्स जब हम बना रहे हैं, हमारे एजुकेशन के जो गोल्स बनते हैं, उसमें बच्चे की एथिकली स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एड ऑफ साइकोलॉजी अगर हम देखें तो उसमें हमें जो माइंड है वो हमारा 3 तरह से काम करता है, नोइंग, फीलिंग एंड विलिंग। नोइंग में ये होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही होती, उसको कुछ पता नहीं होता, उसके पास नॉलेज नहीं होती, लेकिन वो नॉलेज एक्वायर कर रहा होता है अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस में वो सारी चीज़ें वो पहले किसी एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट करता है और उसके बाद एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स को आइडियाज़ को ग्रैस्प कर रहा होता है, कॉन्शियसनेस में उसकी वो सारी चीज़ें आ रही होती हैं। एक टाइम लिमिट के बाद वो कॉन्शियसनेस है, वो उसकी अनकॉन्शियस में चली जाती है। अनकॉन्शियसनेस में जब वो ट्रांसफ़र हो जाती है, उसके बाद फिर दोबारा से उसके साथ कोई भी ऐसी चीज़ बताई जाती है, तो वो अपने माइंड को यूज़ करते हुए जो ऑलरेडी उसके अनकॉन्शियस में चली गई है, जो नॉलेज, उसको रिकॉल करते हैं और रिकॉल करने के बाद फिर वो चीज़ों जो चीज़ें वो भूल चुके हैं, उनको वो अंडरस्टैंड करते हैं, असिमिलेट करते हैं और फिर उसको कॉन्शियस एफर्ट करके उसको लेकर आते हैं। सो दैट इज अनकॉन्शियसनेस से जो चीज आप लेकर आते हैं, वो है आपकी है पर्सपेक्टिव मास से लेकर आते हैं। पैथोलॉजी इसको ये कहते हैं कि आप कोई भी चीज अगर बच्चों को असिमिलेट करवाएं, कोई भी इस प्रोसेस में, असिमिलेशन के प्रोसेस में हमेशा चीजें नोन टू अननोन जाती हैं, कि बच्चों को पहले वो चीजें बताएं कि जो उनको आती हैं, उसके बाद ग्रेजुअली उनको
इजी टू डिफिकल्ट की तरफ लेकर आए, ताकि टीचर्स भी अंडरस्टैंड करें कि कोई नया आइडिया हम बच्चों को तभी दे सकते हैं जब पुराना उसके साथ कनेक्ट करते हैं। फीलिंग आ जाती है, फीलिंग में बच्चे की जो मेंटल एक्टिविटी है उसके साथ कनेक्ट किया गया है कि कोई भी डिसिप्लिन है उसमें प्रीवियसली उसने जितने भी आइडियाज गेन किए हुए हैं, जितनी भी कॉन्शियसनेस में उनकी चीजें आ रही हैं, उसको आप किससे कनेक्ट करेंगे, इंटीग्रेट कैसे करेंगे नए आइडियाज के साथ। अगर तो वो बच्चा पुराने आइडियाज के साथ कनेक्ट कर लेता है तो फिर उसकी जो फीलिंग्स हैं वो प्लेजर हो जाएंगी, खुश हो जाएगा और उसमें एक असिमिलेट कर लेगा, एक हैप्पीनेस का एलिमेंट आ जाएगा। लेकिन अगर वो अपने अनकॉन्शियसनेस में उस अनकॉन्शियस नॉलेज को गेन नहीं कर पाता, रिकॉल नहीं कर पाता, असिमिलेट नहीं कर पाता, तो वही चीज उसके लिए पेनफुल हो जाती है, वही चीज उसके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, वो सिंथेसाइज नहीं कर पाता कि मैं किस तरह से उसको कनेक्ट करूं। तो जॉयफुल एलिमेंट लेकर आने के लिए, बच्चे को और ज्यादा खुशी देने के लिए, जो उसकी फीलिंग्स को बेहतर बनाने के लिए टीचर्स का काम है कि टीचर्स ऐसा एफर्ट करें कि बच्चे अपनी पुरानी नॉलेज को कनेक्ट कर सकें। उसके बाद आती है विलिंगनेस। विलिंग और एक्टिविटी बहुत ज्यादा क्लोजली कनेक्टेड हैं। जब आप कोई चीज अंडरस्टैंड करते हैं, जब आपने कोई चीज अंडरस्टैंड नो फर्स्ट अगर आपने वो नोइंग की स्टेज कंप्लीट कर ली, आपने फीलिंग भी आपकी आ गई, अब आपकी आती है विलिंग कि अब आप उन आइडियाज को जो ऑलरेडी थे, अब आप में आपकी जो टेंडेंसी है वो इंक्रीज हो जाती है आइडियाज को अंडरस्टैंड करने के लिए, बिहेव करने के लिए, कि अब आप किस तरह से उसके मुताबिक बिहेव करेंगे। नया कोई चैप्टर है, जब आपको असिमिलेट करवा दिया गया, समझा दिया गया है, तो अब आप इजीली उसको अंडरस्टैंड भी करेंगे, उससे रिलेटेड एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। हर बार पेडागोजिकल मेथड को इस तरह से करते हैं कि आपकी जो पेडागोजिकल मेथड है उसमें प्रिपरेशन है, प्रेजेंटेशन है, एसोसिएशन है, जनरलाइजेशन है और एप्लीकेशन है। प्रिपरेशन में आप टीचर्स लेसन प्लान करती हैं, उसके बाद प्रेजेंटेशन में किस तरह से कंटेंट प्रेजेंट किया जाता है और उस प्रेजेंटेशन के टाइम पे आप उसको प्रीवियस नॉलेज के साथ एसोसिएट करते हुए जनरलाइज करते हैं और फिर उस नॉलेज को अप्लाई करते हैं। प्रिपरेशन में टीचर्स अपनी जितनी भी एग्जिस्टिंग नॉलेज है, इंटरेस्ट है, उसके मुताबिक बच्चों को नया मटेरियल समझाती हैं, बताती हैं। एम ऑफ एजुकेशन अगर हम देखें तो ये मॉरल कैरेक्टर डेवलप करने का बहुत ज़्यादा उन्होंने फोकस किया है। हार्वर्ड के मुताबिक जब बच्चे की मॉरल कैरेक्टर बन जाता है, मॉरली अच्छा हो जाता है, तो वो चीज़ें उसकी वर्च्यू बढ़ जाता है, इनर फ्रीडम उसको दें ताकि वो और चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सके, उसमें इंटरेस्ट का एलिमेंट रखा गया है। करिकुलम जो हार्वर्ड ने दिया है वो हिस्टोरिकल बेस है और साइंटिफिक है। हिस्ट्री, लैंग्वेज, लिटरेचर, फिजिकल साइंसेज, अरिथमेटिक, इंडस्ट्रियल, वोकेशनल सब्जेक्ट्स अंदर पढ़ाए जाएं, ताकि मॉरल डेवलपमेंट के साथ साथ उनकी जो साइंटिफिक नॉलेज है वो भी इंक्रीज हो सके। हार्वर्ड के मुताबिक आप फ्रीडम दें बच्चे को कि वो चूज कर सके, इतना ज्यादा आप उस पे स्ट्रेस ना दें कि बच्चे सिर्फ यही आपने बनना है, आपने हमेशा डॉक्टर ही बनना है, हमेशा आपने कोई इंजीनियर भी सेकंड में आते हैं, पहले पहले अगर आप डॉक्टर बनेंगे तो ठीक है, अदरवाइज आप मतलब यूजलेस है। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। आप फ्रीडम हो, डिसिप्लिन, आप बच्चे को इतनी आज़ादी दें कि वो अपने डिसिप्लिन खुद से डिसाइड कर सकें, वो खुद से बता सकें कि मुझ में क्या लर्निंग कैपेसिटी है, मैं क्या अच्छे तरीके से कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो आपकी जो ट्रेनिंग है वो डिसिप्लिन की वो प्रेफरेबल है कि बच्चों को हर तरह की ट्रेनिंग दें, बाद में बच्चों से कहें कि वो जो फील्ड चूज करना चाहते हैं तो दे आर फ्री, दे हैव द फ्रीडम, दे कैन चूज देयर पर्टिकुलर डिसिप्लिन अकॉर्डिंग टू देयर ओन विश।